जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की मिलिट्री के लिए हथियारों को खरीदने वाले टाइमलाइन को 6 वर्षों से घटाकर 2 वर्षों तक किया गया है। 1 जुलाई को भारतीय नौसेना की सर्विस में कमीशन होगी सबसे एडवांस वॉरशिप। पहलगाम हमले की जांच में एनआईए को मिली एक बड़ी सफलता। यूएस प्रेसिडेंट को पाकिस्तान द्वारा नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करने के 24 घंटे के अंदर ही यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर करी प्रिसिशन स्ट्राइक्स। और पेरिस एयर शो में इंडियन कंपनी ने पेश किया मेड इन इंडिया लॉयटरिंग म्यूनिशन। एक जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की सर्विस में लेटेस्ट स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट को कमीशन किया जाएगा और इस वॉरशिप की जो कमीशनिंग सेरेमनी है वो रशिया में आयोजित की जाएगी। और तुशील क्लास के तहत रशिया में बनाई गई ये दूसरी वॉरशिप है जिसका नाम है तमाल, जबकि इससे पहले रशिया में बनी जो आईएनएस तुशील है उसे पिछले साल 9 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया था। और इसी क्लास में 2 और वॉरशिप्स भारत के गोवा शिपयार्ड द्वारा भी बनाई जा रही हैं जिनकी कमीशनिंग 2026-27 तक देखने को मिलेगी। बाकी तमाल को रशिया के यंत्र शिपयार्ड में बनाया गया है और इसमें भी 26% तक का स्वदेशी कंपोनेंट शामिल है और इसे ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी इक्विप्ड किया गया है। और पहले वाली वॉरशिप्स की तुलना में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से अपग्रेड्स भी किए गए, जैसे कि इसे वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इम्प्रूव्ड 100 mm गन, 30 mm के स्टैंडर्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ न्यू एज के EOIR सिस्टम्स, हैवी वेट टॉर्पेडोज, अर्जेंट अटैक एंटी सबमरीन रॉकेट्स और एडवांस सर्विलियंस और फायर कंट्रोल रडार्स और सिस्टम से इक्विप्ड किया गया है। इसके फोर्स मल्टीप्लायर्स के तौर पर इसमें एयर अर्ली वार्निंग एंड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट होते हैं और नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इस वॉरशिप की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाते हैं। और इस वॉरशिप में कई सारे एडवांस मेड इन इंडिया सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है और ये वॉरशिप भारत की वेस्टर्न नेवल कमांड को ज्वाइन करेगी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की तरफ से बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने भारत के तीनों सर्विसेज को इमरजेंसी पावर्स दी थी ताकि ऑपरेशनल स्टॉक्स को रिप्लेनिश करने के लिए वे एम्यूनिशन और इक्विपमेंट्स को खरीद सकें। उनका यह भी कहना था कि मॉडर्नाइजेशन के लिए फंडिंग पर्याप्त है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो हैं उस फंडिंग को यूटिलाइज करने में। लेकिन अब इस फंडिंग को भी अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को और भी तेजी से साइन करना। और अभी तक जो किसी भी वेपन सिस्टम को खरीदने में लगभग 5 से 6 वर्षों तक का समय लगता था, जिसमें RFP को जारी करने से लेकर उसके फील्ड ट्रायल्स, कॉस्ट निगोसिएशंस, ये सारी प्रोसेस होती थी, तो अब कोशिश ये की जा रही कि ये जो प्रोसेस है ये 2 वर्षों से अधिक का समय ना ले। और इसी वजह से वे चाहते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अपने फील्ड ट्रायल्स की ड्यूरेशन को 2 वर्षों से घटाकर 6 से 8 महीने तक का रखें। बाकी ANI के साथ पॉडकास्ट में डिफेंस सेक्रेटरी ने यह भी कंफर्म किया है कि चाहे F-35A हो या फिर रशिया का सुखोई Su-57E, तो इन पर अभी तक जो भी डिस्कशंस हुए हैं वो सारे इनफॉर्मल हैं और अभी तक इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी फॉर्मल कंसल्टेशन नहीं चल रहा है। और भारत का फोकस भारत के खुद के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका पर ही है। पहलगाम आतंकी हमले की इन्वेस्टिगेशन में NIA ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम है परवेज अहमद जोथर और दूसरे का नाम है बशीर अहमद जोथर और ये दोनों पहलगाम से ही हैं। और इन दोनों ने उन पाकिस्तानी सुमोरों को शेल्टर और फूड प्रोवाइड किया था जिन्होंने पहलगाम वाले कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया था। और बाकी इन दोनों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 सुमोरों के आइडेंटिटीज़ को भी डिस्क्लोज किया है और एक कन्फर्म किया है कि वो तीनों सुमर पाकिस्तानी नेशनल्स थे जो कि सुमोरों के संगठन लश्कर के साथ जुड़े हुए थे। और इस परवेज और बशीर जैसे गद्दार ने इस पहलगाम हमले से पहले उन तीनों पाकिस्तानी सुमोरों को हिल पार्क में एक हट में पनाह दी थी और इन दोनों ने उन पाकिस्तानी सुमोरों को खाना भी दिया था और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया था। और बाकी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और इस गिरफ्तारी से पहले NIA ने कई सारे लोकल आई विटनेसेस से पूछताछ भी करी थी और लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को इंटेरोगेट किया गया है और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के बाद इन दोनों को अब पकड़ा गया है और संभावित रूप से इस पूरे मामले पर कुछ और बड़े खुलासे भी होंगे। और बाकी जिस तरह से परवेज और बशीर ने कंफर्म किया है कि पहलगाम हमले में जो सुअर शामिल थे तो उन सुअरों में से 3 सुअर पाकिस्तानी थे, तो ये खुलासा उन लोगों के लिए भी एक सही उत्तर है जो कि पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए क्लेम कर रहे थे कि भारत जो इस हमले के लिए पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है तो उसके एविडेंस कहाँ है। तो जहां यूएस की तरफ से कहा गया था कि वे ईरान को लेकर 2 सप्ताह के अंदर निर्णय लेंगे, तो उससे पहले ही कल अमेरिका ने ईरान की 3 महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स करी हैं और वो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं फोर्डो, नतांज और इस्फहान। और इसमें से जो इस्फहान वाले न्यूक्लियर साइट है तो इस पर तो इसराइल वाली स्ट्राइक्स मिलाकर टोटल 3 बार स्ट्राइक्स अभी तक हो चुकी हैं। अमेरिका के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और यूएस ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 7 B-2 स्प्रिट बॉम्बर्स के पैकेज का इस्तेमाल किया गया था। ये बॉम्बर्स चुपचाप गए, बॉम्ब गिराया और चुपचाप वापस भी आ गए। और इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए
GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, तो इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि 13,000 किलोग्राम के प्रिसिशन गाइडेड बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं। और इस स्ट्राइक के बाद से ईरान की जो 3 महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये बहुत बुरी तरह से तबाह हुई हैं। यूएस ऑफिशियल का कहना है कि ये उनका एक हाईली क्लासिफाइड मिशन था, जिसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी, और वॉशिंगटन में इस मिशन की टाइमिंग और इस मिशन के प्लान के बारे में बेहद ही चुनिंदा लोगों को पता था। और यूएस का कहना है कि ये जो ऑपरेशन है, इसे ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बुरी तरह से तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और 2001 के बाद से ये B-2 स्प्लिट बॉम्बर का अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट मिशन है। और इस मिशन में जो ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये इसकी पहली ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट थी। और हाँ, बाकी हमेशा की तरह यूएस ने अपनी तारीफें करी हैं कि इस तरह का मिशन इस दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता है। यूएस प्रेसिडेंट इस बात को लेकर श्योर हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते हैं। और बाकी अपने इस मिशन में केवल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही टारगेट किया गया है। इसमें अमेरिका ने ईरानियन ट्रूप्स या फिर ईरान के लोगों को टारगेट नहीं किया था। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस स्ट्राइक के साथ जो अमेरिका है, वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस कॉन्फ्लिक्ट में अब सीधे तौर पर शामिल हो गया है। और अब देखना ही है कि ईरान इस सिचुएशन का किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। बाकी यूएस की स्ट्राइक के बाद आज ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री को टेलीफोन कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट ने इस रीजन के करंट सिचुएशन के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। और ये कन्वर्सेशन लगभग 45 मिनट तक चली थी, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने पीस और ह्यूमैनिटी की तरफ भारत के पक्ष को दोहराया है और इमीडिएट डी एस्केलेशन डायलॉग और डिप्लोमेसी की राह पर आने के लिए कहा है। और रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए भारत फुल सपोर्ट में है। और बाकी भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरानियन प्रेसिडेंट को ईरान से भारतीय नागरिकों के सेफ रिटर्न को सुनिश्चित करने के लिए उनके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी कहा है। जबकि ईरान के प्रेसिडेंट ने भारत को एक मित्र बताते हुए रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने वाले भारत के सपोर्ट की सराहना भी की है। एक तरफ जहां ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर जो यूएस ने प्रिसिशन स्ट्राइक्स करी हैं, तो इन स्ट्राइक्स को लेकर रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ओमान, इराक, तो इन देशों ने अमेरिकन स्ट्राइक्स की कड़ी निंदा करी है। हालांकि इन देशों के द्वारा यूएस स्ट्राइक्स की निंदा करना समझ में आता है, क्योंकि इनकी पोजीशन स्टार्टिंग से लगभग एक जैसी रही है। लेकिन इनके अलावा एक और देश है जो कि यूएस स्ट्राइक्स की निंदा करते हुए दिखा है, कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके ये कहा गया कि पाकिस्तान यूएस के हमले की निंदा करता है और इस बात को दोहराता है कि इस तरह के जो हमले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सभी नॉर्म्स का उल्लंघन करते हैं और ईरान के पास यूएन चार्टर के तहत खुद को डिफेंड करने का लेजिटिमेट राइट है। और सबसे कमाल की बात यह है कि लगभग 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया था, और अब पाकिस्तान ईरान पर यूएस की स्ट्राइक्स की निंदा कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 24 घंटे के अंदर नोबेल पीस प्राइज के लिए यूएस प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने से लेकर यूएस की निंदा करने तक शिफ्ट हो गई है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा होने से पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ लंच पर गया था, हालांकि हमें नहीं पता कि वो लंच उसके लिए कैसा था, पर पाकिस्तान की कुछ जाहिल जनता है जो कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट कर रही थी कि देखो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, भारत के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। पर शायद उनको दोबारा से इस बात का एहसास हो गया होगा कि पाकिस्तान की असली औकात क्या है। और हम सभी जानते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के मुंह पे $4 फेंक के मारेगा, तो यही पाकिस्तान यूएस की इस स्ट्राइक को जस्टिफाई भी खुद ही करेगा कि यूएस ने जो किया ठीक ही किया था। और वैसे तो हम अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे कि पाकिस्तान को बिन पैंदे का लोटा रिवॉर्ड दिया जाए, ये उसका पूरा हकदार है, या फिर मुजरा क्वीन रिवॉर्ड भी आप दे सकते हैं। बेंगलुरु बेस्ड फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने पेरिस एयर शो में अपने एक नए लॉइटरिंग म्यूनिशन को अनवील किया है, जिसका नाम है FWD LM01। कंपनी के मुताबिक ये पूर्ण रूप से स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो कि एक्सपोर्ट रेडी भी है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है और इसे उन मिशंस के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो कि स्पीड, स्टेल्थ और एक्यूरेसी की डिमांड करते हैं। इसका वजन केवल 6 किलोग्राम है, ये मैन पोर्टेबल है और इसे केवल 5 मिनट के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है। लॉन्च होने के बाद ये जो सिस्टम है ये लगभग 1.5 घंटे तक हवा में लॉइटर कर सकता है, 17,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है और ये अपने साथ 2 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव पेलोड को कैरी करता है। और ये एक AI इनेबल्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है जो कि ऑटोनॉमस टारगेटिंग एंड नेविगेशन कैपेबिलिटीज के साथ भी आता है। और कंपनी क्लेम करती है कि 100% मेड इन इंडिया है और इसके कॉन्सेप्ट से लेकर इसके प्रोटोटाइप और इसके प्रोटोटाइप से लेकर इसके फ्लाइट ट्रायल्स, इसका सारा डेवलपमेंट फ्लाइंग वेज की बेंगलुरु फैसिलिटी में ही किया गया है। इस सिस्टम ने अपने हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और इस वर्ष के अंत तक ये अपने लाइव फायर ट्रायल्स के लिए भी तैयार है। और वैसे आपको याद दिला दें कि फ्लाइंग वेज डिफेंस भारत की वही कंपनी है जो कि पिछले साल मार्च 2024 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि इस कंपनी ने भारत के सबसे पहले बॉम्बर UAV के तौर पर एक कॉन्सेप्ट को अनवील किया था। लेकिन उस बॉम्बर UAV का जिस तरह का मॉडल दिखाया गया था तो वो केवल एक मजाक जैसा ही लग रहा था।
और कंपनी के इस बॉम्बर यूएवी का नाम था FWD-200B। लेकिन अब अगर आप फ्लाइंग वेज डिफेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उनके बॉम्बर यूएवी की जो आपको तस्वीर दिखेगी तो वो 2024 में दिखाए गए मॉडल से बेहद ही अलग है और इसका नाम है FWD-200B1, जिसको लेकर साइट में क्लेम किया गया कि 24 घंटे के एंड्योरेंस टाइम के साथ आएगा। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होगी और ये भारत में पूरी तरह से बनने वाला पहला मिलिट्री ग्रेड का मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी होने वाला है। और 2024 में जिस बॉम्बर यूएवी का मॉडल दिखाया गया था तो वो आपको इनकी वेबसाइट पर अब कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2001 में ऑपरेशन विजय के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अंशु सक्सेना वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर बलविंदर सिंह बाजवा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन सन 2010 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल नीरज सूद वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन अजीत सिंह और कैप्टन धनवंत शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि दुनिया में किन किन देशों के पास बॉम्बर्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।